बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान ज़ौक़ अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान में इंतखाबात को डिले के लिए एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई है। ये करारदाद फाटा से आज़ाद सेनेटर हिलालुर रहमान ने जमा कराई है और इसमें भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में सर्दी की शिद्दत होगी, जबकि सिक्योरिटी के मसाइल भी मौजूद हैं। इसके अलावा PTI से बल्ला वापस ले लिया गया है। PTI के वो तमाम उम्मीदवार जो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे थे, अब आज़ाद हैसियत में वो ये इलेक्शन लड़ेंगे। PTI की जानिब से अपना अगला प्लान भी सामने लाया गया है, जिसमें अपनी वेबसाइट पर वो एक पोर्टल बना दिया गया है, जिसमें तमाम वो कैंडिडेट्स जो कि आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको हल्का वाइज उनकी तफसीलात वहाँ पर फराहम की जा रही हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गिला कर रही है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उनसे ज़्यादती की जा रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक मुकम्मल वक्त दिया गया था इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए, उन्होंने ख़ुद ताख़ीर की और फिर जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ PDM की हुकूमत आई, तो तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फ़ैसले किए वो उनके लिए कोई कारआमद साबित नहीं हुए। वो कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देना हो, वो पंजाब असम्बली को डिज़ोल्व करना हो, वो KPK असम्बली को डिज़ोल्व करना हो, या फिर इंट्रा पार्टी की ताख़ीर हो। इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करेंगे कि इलेक्शन में अगर PTI नहीं होती तो फिर PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो बड़ी जमातें रह जाती हैं। फिर किसको इसका फ़ायदा होगा और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद हैसियत के अंदर कौमी असम्बली के अंदर कोई अपनी वाज़े तौर पर हैसियत बना पाएगी? इस तमाम तो सूरत हाल पर बात करने के लिए डॉक्टर हुसैन पराचा साहब सीनियर तज्ज़ियाकार उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, जबकि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मरसद मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले डॉक्टर हुसैन पराचा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। अहम एक डिसीजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उसका फ़ैसला कल सुनाया, रात गए, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब इंतखाबी निशान मौजूद नहीं है। तो लाजमी बात है, मुश्किलात तो हैं। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन मुश्किलात से निकल आएगी आज़ाद हैसियत में? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस इंतखाब में आने का जो तरीक़ेकार इख्तियार किया है, काश वो ये तरीक़ेकार और ये सियासी कल्चर वो बहुत अरसा पहले, यानी बहुत भी नहीं, बस यही कोई 1.5 साल पहले वो ये सियासी कल्चर अपना लेते तो उन्हें ये दिन न देखना पड़ता। अब इस वक्त भी जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, उससे मिलती जुलती सूरत हाल वो बांग्लादेश में है, और वहां की वजीर आजम हसीना वाजिद वो अपनी अपोजिशन को बिल्कुल स्पेस नहीं दे रही, लेकिन और उन्होंने वहां पर बाइकाट कर दिया। अब वहां की अपोजिशन को एहसास हो रहा है कि उन्होंने जी, डॉक्टर साहब रिजवान रजी साहब ने भी ज्वाइन किया है, आप कंटिन्यू कीजिएगा अपनी बात। जी, उन्होंने एक जो वो अब उन्हें वहां की अपोजिशन को, खालिदा जिया वाली अपोजिशन को, और जो है वो बांग्लादेश डेवलपमेंट पार्टी यानी जमात इस्लामी को एहसास हो रहा है कि उन्होंने मुनासिब फैसला नहीं किया। बहरहाल अब ये कि देखिए कि बज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने यानी शब रफ्ता एक गैर मकबूल फैसला किया, लेकिन उसकी जो वजूहात लॉजिकल तरीके से जिस तरह से चीफ जस्टिस ने बयान की, उस पर तकरीबन तमाम ही कानून को जानने वाले लोगों का इत्तेफाक है कि वो ये फैसला करने में जस्टिफाइड थे। काश ये ऐसा न होता और एक लेवल प्लेइंग फील्ड वो मिलता PTI को भी, लेकिन PTI ने अपने रास्ते में खुद ही दीवारें खड़ी की हैं। 2021 से बार बार तवज्जो दिला रहा था इलेक्शन कमीशन कि भाई आप अपने इंतखाबात करवाएं, आप इंतखाबात, पार्टी इंतखाबात नहीं कराएंगे तो आपके लिए मुश्किलात होगी। लेकिन उस वक्त के चेयरमैन उनकी इस यानी बार बार की तवज्जो दिलाने को, तवज्जो दिलाओ नोटिस को, उन्होंने परे काह की भी जो है अहमियत और हैसियत नहीं दी, और ना ही उन्होंने अपने सीनियर मेंबरान की कोई बात सुनी। उसका नतीजा उनके सामने है। बहरहाल ये फैसला उनका अच्छा है कि वो आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे, और उसके बाद में उन्हें कंसोलिडेट होने का, रीअसेंबल होने का, और ऐवान में अपनी एक स्ट्रेंथ और कुव्वत शो करने का मौका मिल सकता है। तो ये इस लिहाज से
कोई मैं समझता हूं कि पीटीआई को नुकसान तो पहुंचा है, लेकिन ये नुकसान, ये डिजास्टर मैनेजमेंट जो है हो सकती है। और अब भी अगर पीटीआई अपना अपना सियासी कल्चर और सियासी किबला दुरुस्त कर लेगी कि सिर्फ सियासी ट्रैक पर चलना है, शारे दस्तूर पर चलना है, धौस धमकी से काम नहीं लेना, तो अब भी बहुत कुछ जो है वो मैनेज कर सकती है। ठीक है, यानी अभी भी देर नहीं हुई उनके लिए, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। अब्दुल्ला गुल साहब, हाँ, आप ये फरमाइएगा। इंग्लिश में कहते हैं ना जी कि जो है ना, इट्स टू लेट, इट्स नॉट टू लेट बट इट्स वेरी लेट। ठीक है। और फिर वो पीटीआई ये भी नहीं बता सकी कि हुई ताखीर तो कुछ बाइसे ताखीर भी था। पीटीआई ने बाइसे ताखीर भी नहीं बताया, बस सिर्फ एक तगाफुल से और बिल्कुल इग्नोरेंस से उन्होंने काम लिया। जी ठीक है। अब्दुल्ला गुल साहब, आप क्या समझते हैं, ये गैर मकबूल फैसला है और आपको क्या लगता है कि इससे पीटीआई जो है वो लाजमी बात है, एक अच्छी बात है, उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो बायकॉट नहीं कर रहे, एक जमात के तौर पर वो इंतखाबात तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो इस भंवर से निकल आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पाकिस्तान की तारीख है। सवाल आपने मुझसे पूछा है? नहीं, अब्दुल्ला गुल साहब से पूछा है मैंने। जी जी, अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पाकिस्तान की तारीख है, हमने देखा है कि कोई पार्टी भी जो है, जब भी आप एक वो वक्त आता है उसके ऊपर कोई मुश्किलात आ जाती हैं, उसकी कोई पॉलिसीज की वजह से जो है वो खराबियां पैदा हो जाती हैं, लेकिन वो सदा जो है वो नीचे नहीं जाती। और लेकिन साथ ही साथ जब हम ये तजज़िया पेश करते हैं तो साथ एक तजज़िया और भी पेश करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कंपैरिजन जो है जब माजी की जमातों के साथ करते हैं तो उसके अंदर कोई ऐसे 9 मई के वाक़यात वाले जो ख़तरनाक तरीन वाक़यात हैं वो आपको उसकी मिसाल नहीं मिलती। ठीक है, ज़बानी गोलाबारी जो है वो करते रहे मुख्तलिफ पार्टियों के सरबराहान, लेकिन जो अमली जो किरदार है और उसके ऊपर अभी तक जो है पेशेमान ना होना और उसके हवाले से कोई जामे हिकमत अमली ना अपनाना, और बल्कि उन लोगों को टिकट इशू करना और उन लोगों को पार्टी के जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंटशिप देना जो बाकायदा जिनकी वीडियोस मौजूद हैं 9 मई के वाक़यात के हवाले से, उनकी ऑडियोज मौजूद हैं, और उन ऑडियोज और वीडियोस को बाकायदा अदालत में चैलेंज करने के लिए भी ये कि जी ये गलत हैं, ये इस बात पे भी बात नहीं आई। देखिए ना, अब सोशल मीडिया का ट्रायल है। सोशल मीडिया के अगर ट्रायल के ऊपर देखा जाए तो सिर्फ नजर ये आता है कि आप सोशल मीडिया के ऊपर जो है बजाय गोलाबारी करने के, आपके अगर ख्याल में कि जी ये किसी इदारे ने करवाया 9 मई, आपके ख्याल में ये जो है PMLN ने करवाया, ये पीपल्स पार्टी ने कराया, ये किसी और जमात ने कराया, तो सबूत तो दें। ये सोशल मीडिया के ऊपर आप जो जंग लड़ रहे हैं और ये जो सोशल मीडिया पे आप जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, देखें, आपको सोशल मीडिया से हट के आपको उस इलेक्शन के पहाड़ के ऊपर चढ़ना है, जिसको चढ़ना बहुत दुश्वार गुजार रास्ता है और जो मुश्किल का जो है वो रास्ता है। आपको अमली सियासत में मैदान में उतरना पड़ेगा, ना कि सोशल मीडिया से अपने आप को आप जो है बेवकूफ बनाएं। मेरा ख्याल है वक्त के तकाजे हैं कि नफरत और गाली गलोच की सियासत को तर्क करके आप मोहब्बत और जो है वो मुल्क मोहब्बत जो है उसको सामने लेके आए, अवाम के अंदर तकसीम के अमल को बंद करें। और पीटीआई के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मुश्किलात बहुत है। सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि उनका लीडर जो है वो इस टाइम पे अंदर है। दूसरी बात उनके ऊपर यह है कि उनके ऊपर जो मुकदमात हैं और खास तौर पे जो टेक्निकल बुनियाद के ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब ने जो कल मुकदमे के जो फैसला सुनाया, मैं समझता हूं कि मैं खुद बताते शख्स जो है, मेरी अपनी कोई भी राय हो, लेकिन हकीकत यह है कि किसी एक सवाल का जवाब नहीं था। यानी कि वो तमाम उन्होंने बातें ये कि जी आपने इलेक्शन इंट्रा पार्टी करवाए तो उसकी वो तफसीलात वो तो जी हमने सही नहीं करवाया, आप दुरुस्त कह रहे हैं, चीफ जस्टिस दुरुस्त कह रहे हैं। और हद यह है कि फिर दौरान समाअत ये वक्त भी आया कि एक साहब जो थे वो इतने जज्बाती हो गए कि वो इंतहाई जो मेरे ख्याल में नामुनासिब ज़बान थी चीफ जस्टिस के सामने उन्होंने इस्तेमाल करने से दरेग नहीं किया। अब ये तो वो तमाम बातें हैं जो कि टेक्निकल बुनियाद के ऊपर चाहते तो वो उसके खिलाफ जो है तौहीन अदालत का नोटिस देते, चाहते तो वो केस को उसी वक्त जो है वो ख़त्म कर देते, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल में तहम्मुल का जो है वो रवैया अदालत की जानिब से नजर आया। तो ये गैर मकबूल फैसला है, मकबूल फैसला, आपको क्या लगता है?
मेरा ख्याल है कि ये मकबूल फैसला है, ये वक्त के साथ बताएगा, क्योंकि गैर मकबूल के चंद लोगों के लिए जाहिर है जब भी कोई फैसला आता है उनको आप जो है वो मकबूलियत और गैर मकबूलियत में जानते हैं। लेकिन मैं आपको इसी सवाल का जवाब एक दूसरे अंदाज में देता हूं। जो ये लोग कहते हैं कि जी उनकी मकबूलियत का ग्राफ इतना बड़ा है कि वो नेल्सन मंडेला से भी बड़ा है, तो फिर ये बताइए कि वो लोग जो है अभी तक उनको जो है छुड़वा क्यों नहीं पाए? अवाम की वो जो ताकत थी वो बाहर क्यों नहीं आई? इंतशार फैलाना और अपने लीडर के हक के लिए खामोशी से सड़क पे बाहर निकलना, यानी कि बगैर तोड़ फोड़, बगैर कोई एक पुरअमन एहतजाज। लेकिन ये वो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं जो अपने प्रोपेगेंडे के खुद शिकार हो चुके हैं। यानी सोशल मीडिया की हद तक तो मौजूद हैं लेकिन अमली तौर पर नहीं नजर आ रहे। लेकिन अब ये इलेक्शन आने वाले बताएंगे कि क्या वो तादाद हमें बैलेट बॉक्स में भी नजर आती है कि नहीं। रिजवान रईस साहब बहुत शुक्रिया। रिजवान साहब ये फरमाइएगा कि 9 मई और 9 मई के बाद की पीटीआई, ये दो हिस्सों में अब डिवीजन है, तो वापसी हो पाएगी सियासी निजाम के अंदर पीटीआई की? देखिए 9 मई से तो अभी तक वापसी नहीं हो पा रही। मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? जी जी रिजवान साहब। देखिए हुसैन पराचा साहब मेरे बरादर बुजुर्ग हैं और मेरा बड़ा एहतराम है उनके लिए दिल में, और उनके बोलने के बाद तो आपने ज्यादती की है। पहले आपको मुझे माइक देना चाहिए था तो बाद में उनको बुलाना चाहिए था। हिस्बे मरातब भी इसी बात का तकाजा करते हैं। लेकिन बहरहाल पराचा साहब की इजाजत से मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए, एक तो मैं अब्दुल्ला बेरक साहब की बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ की जुर्रत कर रहा हूँ कि ये पॉपुलर फैसला नहीं है, ये अनपॉपुलर फैसला है। पॉपुलर फैसला तो ये था ना कि आप उनको कहते कि ठीक है आपसे ये सारी खामियां हो गई हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा ट्रोल्स हैं और बहुत ज्यादा बॉट्स हैं और वो ये चाह रहे हैं कि आपको ये बल्ला दे दिया जाए तो हम ये बल्ला दें। अदालत ने ऐसी कोई बात नहीं की। अदालत ने कहा कि कानून के मुताबिक ये है, और चूंकि आप अपने जुर्म का इंसाफ कर चुके कि आपने बर वक्त कुछ भी नहीं किया, ना अकबर एस बाबर की मेंबरशिप कैंसिल किया आपने कि उनका लोगो स्टैंड आई खत्म हो जाता, और ना ही आपने बर वक्त इलेक्शन करवाए, बल्कि इलेक्शन जो करवाया वो हमारे ड्रामा किया आपने एक इलेक्शन कमीशन के साथ, तो इसलिए हम आपको बल्ला दे देते हैं। ऐसा फैसला नहीं आया। देखिए अभी हुसैन भाई ने दी है मिसाल बांग्लादेश की, मैं यहाँ पे रूस की मिसाल देना चाह रहा हूँ। रूस में प्यूटन साहब का एक मुखालिफ है, मुझे उसका नाम भी नहीं आता, लेकिन हर इलेक्शन के मौके के ऊपर वो नारा लगाता है, जेल जाता है, उसको जेल में बंद रखा जाता है ताआन के कि प्यूटन साहब और उनकी पार्टी दोबारा मुंतखब नहीं हो जाते। जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो उसको रिहा कर दिया जाता है, लेकिन ना वो मुल्क छोड़ता है और ना वो सियासत छोड़ता है। वो बंदा अब दूसरे इलेक्शन में प्यूटन साहब को चैलेंज करने जा रहा है, तो इससे आप अंदाजा कर लें कि जो सियासी जद्दोजहद होती है वो कोई इतने मुख्तसर बात नहीं होती। और आखिरी बात जो मैं इस मौजू पे करना चाह रहा हूँ, देखिए अगर मुझे आपसे माफी तलब करनी है तो इसका मतलब ये है कि माफी देना आपका प्रीरोगेटिव है। मेरे से गलती हो गई, मैंने आपसे माजरत तलब की, मॉरली ये बहुत अच्छी बात है कि आप मुझे माफ कर दें, लेकिन आप पे बाइंडिंग नहीं है कि आप मुझे माफ करें। आप पाबंद नहीं है इस बात के कि आप मुझे माफ करें। 9 मई एक गलती थी, आपने उसकी माफी भी नहीं मांगी, और आपके कुछ हामी कहते हैं कि चलो छड़ो पड़े जान दो जी, एंड कर देने। ऐसे नहीं होता। और 9 मई के साथ हम खड़े हुए हैं। आपने सीटें, अपनी नशिस्तें इलेक्शन के अंदर उन लोगों को दी हैं जिन्होंने 9 मई से लेके 11 मई के दौरान 238 फौजी तंसीबात के ऊपर और 101 सिविलियन तंसीबात के ऊपर हमला किया। आप इसके ऊपर जो है वो थोड़ा सा इजहार कर दें, पछतावे का इजहार कर दें, माजरत तलब कर लें। आपने वो भी नहीं किया। बल्कि आपने बढ़ के उन लोगों को टिकटें दे दी। तो भाई अब अगर अगला फरीक आपको मेरिट पे डील कर रहा है तो इसमें इतनी चीखों पुकार क्यों? नहीं रईस साहब, अगर वो माजरत करेंगे तो इसका मतलब कबूल कर लिया ना कि ये उन्होंने किया है। और आपको क्या लगता है अब सियासी निजाम में वापसी हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि सियासी निजाम से उन्हें किसी ने निकाला ही नहीं है। वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकते हैं, प्याले पे, बैंगन पे, दरवाजे पे, क्लॉक पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं ना वो, तो वो इलेक्शन लड़े। और उनका कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने वोटर को मुतला कर सकते हैं। वो मुतला कर दें कि जनाब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर हमारा इलेक्शन सिंबल ये होगा,
और इमरान खान की तस्वीर इसको छापने की इजाजत होगी। तो मेरा ख्याल है वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पीटीआई जो है वो इलेक्शन में रहेगी और अभी तक तो उसने सियासत से बाहर निकलने का कोई फैसला नहीं किया। ठीक है। डॉक्टर हुसैन पराचा साहब, आप ये फरमाइएगा, क्योंकि पीटीआई का ये मौक़िफ़ भी था कि जब हमारे पास एक इंतखाबी निशान नहीं होगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगी वोटर को। आपको लगता है कि वो अपने वोटर तक ये बात पहुंचा पाएंगे जो अब 1 महीने से कम अरसा रह गया है, हल्का वाइज के हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका इंतखाबी निशान ये है, या ये कन्फ्यूजन होगी और इसका नुकसान फिर वोट की सूरत में उनको होगा? नहीं, इस वक्त ये है कि बड़ा यानी एक तरह से फास्ट सोशल मीडिया है और पीटीआई वाले माशाल्लाह वो सोशल मीडिया के चैंपियन हैं और इस सिलसिले में वो एक्सपर्ट्स हैं। तो वो ऐसी डिवाइसेस और ऐसे तौर तरीके इख्तियार कर सकते हैं कि जिनमें ये बात कन्वे हो जाएगी कि इस प्राइवेट जो है वो अपना जो प्राइवेटली जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो जाती हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन पर किसका दस्ते शफकत है। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी, वो ये बात कन्वे की जा सकती है और इसको फैलाया जा सकता है। अलबत्ता ये बात सोचने वाली है कि वो जो एक बड़ी पार्टियों को पार्टी की मेंबरान की बुनियाद पर जो खवातीन की रिजर्व सीटें हासिल होती हैं, उस सिलसिले में आगे चलकर क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि पीटीआई बहैसियत एक जमात के तो नहीं होगी जिस वजह से उसे जमाती स्ट्रेंथ के तौर पर खवातीन की सीटें जो है वो मिल पाए। अलबत्ता अगर वो दोबारा किसी एक ग्रुप में वो ढल जाते हैं और असेंबली में आ जाते हैं तो उसके फिर कोई दूसरी सूरत हाल हो सकती है जिसमें से रास्ता निकल सकता है। तो रास्ते तो बहुत निकल सकते हैं, लेकिन बुनियादी बात यह है कि पीटीआई अपनी कोई इस्लाह अहवाल भी करे। ठीक है। वो अगर अपने आप को दुरुस्त करने की तरफ, या दुरुस्त करने से मेरी मुराद ये है कि वो बाकी जो है वो अपने धौस जमाने वाली नहीं, बल्कि सियासी जो तौर तरीके हैं, सियासी जमातों से डायलॉग है, उनसे मिल बैठने का तरीका है। अब ये देखिए ना कि एक तरफ सोशल मीडिया पर ये मुहिम चलाई जा रही है कि नाअहली को अगर 5 साल तक महदूद कर दिया गया है तो इसका जो है फायदा या नवाज शरीफ साहब को पहुंचा है, जहांगीर तरीन साहब को पहुंचा है। लेकिन अगर वो अपनी थोड़ी सी अक्लमंदी से, दानिशमंदी से, गहराई से, गौर फिक्र से सोचें तो उन्हें महसूस होगा कि इसका बहुत बड़ा फायदा खुद जो है चेयरमैन इमरान खान को, साबिक चेयरमैन इमरान खान को भी पहुंचेगा। क्योंकि पहले एक बात थी कि जी वो लाइफ लॉन्ग जो है वो ये पनिशमेंट मिल जाएगी और वो नाअहल हो जाएंगे, अब तो उसकी मुद्दत का तयन कर दिया गया है। यानी आपको लगता है कि ये चौक चौराहों पर उनको फैसले नहीं करने चाहिए, बल्कि जो प्रॉपर फोरम है असेंबली का, वहां पर बैठ के मसाइल का हल निकालना चाहिए। वहां पर बैठकर और जब वो इस तरह से फैसले करेंगे तो वो अब जो है वो, जैसे कि मैंने पहले कहा, जो नुकसान उन्हें हो चुका है उस नुकसान को वो किसी न किसी तौर पर, किसी न किसी तरीके से वो मैनेज कर लेंगे, ओवरकम कर लेंगे। अभी एक ब्रेक की तरफ मैंने जाना है, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि जो ये फैसला हुआ है, क्या इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पर भी कोई इस पर असरअंदाज होगा, क्योंकि एक जमात उसके पास ये इंतखाबी निशान नहीं रहा तो उसके जो वोटर्स हैं वो तो ये ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक है, उसके बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये फरमाइएगा, इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पर भी कोई असर पड़ेगा इस तमाम तो सूरत हाल में? अब्दुल्ला हमीद गुल साहब समझ रहे हैं। वैसे साहब ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है इलेक्शन क्रेडिबिलिटी पर कोई फ़र्क आएगा? इलेक्शन कमीशन पर सवालात उठेंगे इस तरह के फैसले पर, क्योंकि ये फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया। देखिए, इलेक्शन कमीशन पर जो सवालात उठाए जाने थे वो उठाए जा चुके, और पहले ही अपना पीटीआई ने उसकी इज्जत को तार करके रख दिया और उनके ऊपर जानबदारी का इल्जाम भी लगा दिया है।
और इसके अलावा तो खैर वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ खिलाफ भी बहुत कुछ कहते जाते हैं। ये जो सारा कुछ हो गया है, इस आप इलेक्शन के बाद की बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि वो सारा कुछ इलेक्शन से पहले ही कर दिया गया है। कोशिश की जाएगी और उसके अंदर आप मैं भी कम्युनिकेशन के लोग हैं वो भी शरीक होंगे, और हम जो होंगे कि आइंदा होने वाले इंतखाबात को मशकूक बनाने की या उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखिए, जो इन इंतखाबात को माकूल बनाएगी, क्रेडिबल बनाएगी, वो उस दिन निकलने और वोट कास्ट करने वाले लोगों की तादाद होगी। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि इलेक्शन ग्राउंड पे होना है। बिल्कुल, लोगों ने पर्ची के ऊपर वोट लगा के उसे संदूकड़ी में डालना है। वोट जो है वो सोशल मीडिया पे नहीं डाला जाना, या सोशल मीडिया के ऊपर जो है एक बंदे ने बैठ के 20-20 हजार वोट नहीं डालने। वो फिजिकली हर शख्स ने पोलिंग बूथ में जाना है, पोलिंग स्टेशन पे, और वहां पे वोट डाल के आना है। जो उस दिन निकलने वाले लोगों की तादाद होगी, वो इस इलेक्शन को क्रेडिबल या डिसक्रेडिट करने की एक्सरसाइज होगी। अगर उस दिन लोग भारी तादाद में निकलते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं, तो कोई सोशल मीडिया पे या मीडिया पे जो मर्जी कहता रहे, ये इलेक्शन क्रेडिबल होंगे। एक बात मैं यहाँ पे पिछले एक सवाल की आपकी अर्ज कर दूं कि देखिए, जिन साहब ने 2 दिनों के अंदर, गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर अदालत में 80% वक्त लिया दलाइल देने में, वो पीटीआई के वकील सेनेटर अली जफर साहब थे, और उन्होंने फैसले के फौरन बाद ये कहा कि हमें इस फैसले की तवक्को थी, और अगर उन्हें इस फैसले की तवक्को थी तो यकीनन उन्होंने इसके नताइज और अवाकब से निपटने के लिए भी इंतजाम कर रखा होगा, और उनके पास कोई ना कोई अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी होगी। और उन्होंने उसी सांस के अंदर ही ये ऐलान किया कि हम आजादाना हैसियत से पार्टी के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। मुझे याद है कि ज़ियाउल हक साहब का मार्शल लगा तो हमारी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पाबंदी लग गई, तो हम कहीं पे अल फरीद के नाम से, कहीं पे अल फतह के नाम से मुख्तलिफ ग्रुप बना के वही तुलबा तंजीमें जो थी वो हिस्सा लिया करती थी। और जब ज़ियाउल हक साहब ने देखा कि ये तुलबा तंजीमें जो है ये नहीं काबू आ रही, तो फिर उन्होंने यूनियन के इलेक्शन के ऊपर, यानी कि वो जो कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज था, उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी। और यूं जो था वो तालीमी इदारों के ऊपर अंदर कत्लो गारतगरी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू करवा दिया उन्होंने, और जो कि आखिरकार तालीम की निजकारी के ऊपर जो है वो जाके खत्म हुआ है। और हम देख रहे हैं कि अब तालीम हासिल करना एक आम गरीब आदमी के बच्चे की रसाई से बाहर हो गया है। लेकिन हैविंग सेड दैट, देखिए ये वक्त जो है ये पीएमएलएन पे भी आया। पीएमएलएन ने फौरी तौर पे नवाज शरीफ साहब को साइड पे किया, शहबाज शरीफ साहब को कर लिया अपना। पीपल्स पार्टी पे आया, पीपल्स पार्टी ने तो अपनी अल्टरनेटिव साथ में एक और पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर करवा, पार्लियामेंटेरियन के नाम से जी। और इसी तरह ये वक्त अब इन पे आया है, तो इनके पास प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए था, या नहीं है तो अब कर ले। अब भी कुछ नहीं घूमा, मतलब कोई ज्यादा देर नहीं हुई, टू लेट, जैसे कि पराचा साहब ने फरमाया कि कोई ज्यादा ताखीर नहीं हुई, तो वो उस ताखीर को कवर अप कर सकते हैं और सियासी अमल के अंदर मौजूद रह सकते हैं, और मेरा ख्याल है उनको रहना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा डॉक्टर हुसैन पराचा साहब, जैसे रज़ी साहब ने भी फरमाया कि, और बात भी दुरुस्त है कि ये तो इलेक्शन वाले दिन पता लगेगा कि लोगों को किस हद तक मोबिलाइज करके पोलिंग बूथ तक लाया जा सकता है। लेकिन अगर हम पहले की बात करें, इलेक्शन कैंपेन्स की बात करें, तो पीएमएलएन ने अभी तक अपनी इलेक्शन कैंपेन शुरू नहीं की, अनाउंस की हुई है कल से शुरू होने जा रही है। पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 1 महीने के अंदर हमने देखा कि वो काफ़ी जलसे किए हैं, और यही 2 पार्टियां में नजर आती हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इलेक्शन कैंपेन वैसे ही ये सियासी जमातें खुद कर रही हैं उनका नाम ले लेकर, तो ये पीएमएलएन ने इतनी ताखीर से अपनी इलेक्शन कैंपेन क्यों शुरू की है? वही बात है जी कि पीएलएमएन जो है वो इसकी बार बार वजाहत कर चुकी है कि उन्हें चूंकि बहुत से वादे ऐसे थे कि जो उन्हें वफा करने थे, कुछ वादे ऐसे थे कि जो उन्हें वफा नहीं करने थे, कुछ जो सियासी कुव्वतों को एंगेज करना था, कुछ को डिसएंगेज करना था। तो इस बिना पर होमवर्क करते करते
उन्हें बहुत वक्त जो वो सर्फ हो गया, और फिर उसके बाद उन्हें ये भी अपने ऊपर यकीन है कि कोई सिर्फ मियां नवाज शरीफ साहब को ही जलसे नहीं करने, मियां शहबाज शरीफ साहब भी जलसे करेंगे और उसके बाद उनकी पॉपुलर जो स्पीकर हैं जो इस सारे अरसे में बहुत उभर कर और नुमाया होकर मरियम नवाज साहिबा सामने आई हैं, वो भी जलसों से खिताब करेंगी। तो इस तरह से वो इस बिना पर उन्हें ये उम्मीद है कि वो पूरी तरह से अपने इन सारी पब्लिक जो है वो गैदरिंग्स को वो मैनेज कर लेंगे और उसमें वो अपना जो है वो कैंपेन जोरों शोर से जो है वो चला सकेंगे। ठीक है रिजवान साहब, तो, ये जी मैं रईस साहब की तरफ जाना चाहूँ। रईस साहब, आप फरमाइएगा, आपको क्या लगता है, क्योंकि बिलावल साहब तो बड़े ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं नून लीग पर। वो कहते हैं ये कैसा शेर है जो घर में छुप कर बैठा हुआ है, और भी दीगर उनकी जानिब से तकारीर में ये बातें की जाती हैं। PMLN क्या ये आपकी आवाज मुझे साहब ये सवाल रजी साहब से, रिजवान रईस साहब से मेरा ये सवाल। रिजवान साहब, आपको क्या लगता है कि बिलावल साहब ये चीज़ें जमा करके रख रहे हैं अपने PMLN अपने पास, ये बिलावल साहब के तमाम जो बयानात हैं वो एक ही दफ़ा उनका जवाब दिया जाएगा या बिलावल साहब को कोई जवाब नहीं दिया जाएगा? देखिए, PMLN अब तक तो इसी स्ट्रेटजी पे चल रही है कि वो बिलावल साहब के किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन की तकरीरें होती हैं ना, ये इसके अंदर बड़े लॉफ्टी क्लेम्स किए जाते हैं और इलेक्शन के बाद इन्हीं पार्टियों ने मिलकर आपस में बैठ जाना होता है। और आप देखिएगा कि जैसे इलेक्शन के नतीजे आएंगे उसके बाद अगली हुकूमत साजी के लिए ये एक दूसरे के साथ होंगे, और सेनेट के इलेक्शन में तो उससे भी ज्यादा आपको इस तरह का जो है वो ये मचता हुआ नजर आएगा। तीसरी बात ये है कि मैंने अगर आप मुझे इजाजत दें तो नवाज शरीफ साहब ने से यही सवाल जो आपने पूछा है कि वो कैंपेन नहीं कर रहे, वो पूछवाया गया। तो उन्होंने जो बात कही वहां पे, चूंकि मुझे नहीं कही और ऑफ द रिकॉर्ड कही, तो इसलिए मैं तो कह सकता हूं कि मेरे तक पहुंच गई। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, हम 20 दिनों से ज्यादा की इलेक्शन कैंपेन नहीं चलाएंगे, और 20 दिनों के अंदर, ताकि जब हम लोगों से बात करें तो हमारी बात याद हो उनको जब वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर जाएं। तो 20 दिनों से तो फिर 25 से लेके और 5 फरवरी तक की कैंपेन ही बनती है, अगर आप देखें 6 फरवरी तक। इसलिए 15 को उनकी बाकायदा इंतखाबी मुहिम का आगाज होने जा रहा है। वो अपना मंशूर जो है वो अनवील करेंगे एक बहुत बड़े फंक्शन के अंदर नवाज शरीफ साहब, और उसके बाद फिर वो जलसों पे निकलेंगे। ठीक है, यानी 20 दिन की कैंपेन वो करेंगे और उनका यही प्लान है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दोबारा से टेक्निकल इशू आ गया था। अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपको लग रहा है कि वाकई अवामी मसाइल का मंशूर लेकर आवाम के पास जा रही है? देखिए जी, अवामी मसाइल का मंशूर तो किसी के पास नहीं है। पहली बात यह है कि ये वो तमाम पार्टियां हैं जो कि बड़ी अच्छी गुलाबी गुफ्तगू तो जरूर करती हैं, लेकिन जब वक्त आया और जब इनको इक़्तिदार मिलता है तो इनकी जो प्रोग्रेस है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इनकी ज़ात और इनका मफादात जो होते हैं वो मुल्की मामलात पर, अवामी मुश्किलात के ऊपर हावी हो जाया करते हैं। और जब भी ये इल्हाक करते हैं या किसी के साथ, एक दूसरे के साथ अपनी हुकूमत को दवाम बख्शने के लिए या उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब अपना ये एक दूसरे के साथ मुआनका करते हैं, जिस तरह से PDM में हुआ था या माजी में हमने देखा कि PTI और MQM का हुआ या दीगर जमातों का हुआ, तो उससे जो सिर्फ नेट लूजर होता है वो वोटर होता है, जो उनका सपोर्टर होता है, जिसके जो है वो गिले होते हैं दूसरी पार्टियों से, जिसके शिकवे होते हैं, शिकायत होती हैं दूसरे नजरियात के साथ, दूसरी पार्टियों के नजरियात के साथ उसकी हम आहंगी नहीं हुआ करती, जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको शदीद ठेस का सामना करना पड़ता है। अब ये तो यहाँ अगर आप कहें कि मंशूर के ऊपर अगर बात कर लें, मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई एक ऐसा फोरम तरतीब देना वक्त का तकाजा है जिसके अंदर अगर आप अपने मंशूर से फिरें तो फिर आपको जो है वो कहीं ना कहीं कोई मामलात आपके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि ये अवाम के साथ झूठ बोला होता है। ये आपने कोई एक ऐसा झूठ नहीं है जो
किसी एक शख्स ने दूसरे से बोला, बल्कि इज्तमाई लोगों के साथ एक धोखा किया गया। और मेरे ख्याल में इसके ऊपर वाज़े और जामे हिकमत अमली जो है वो इख्तियार करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी, हुकूमत पाकिस्तान को भी, और आने वाली जो असम्बली है, क्योंकि ज़ाहिर है ये तो उनके मफाद के खिलाफ है, लेकिन बहरहाल ऐसा कोई सिलसिला ज़रूर होना चाहिए। अभी ये जो बात आपने कही, इससे पहले मैं ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि ये मैंने क्यों कहा कि ये पॉपुलर फैसला था जो अच्छा। कल रात हुआ। ये पॉपुलर फैसला इसलिए है क्योंकि इसके मुकाबले में आपने क्या आज कोई एहतजाजी कैंप, हड़ताल या कोई ऐसी चीज देखी? तो आपको जवाब में नफी है। क्या आज सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड्स हैं वो काजी फाइज ईसा के बेहतरी के लिए और उनके इस एक्ट को अप्रिशिएट करने के लिए जो है वो आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं, या आपको बल्ले को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं? आज यानी कि आपको बल्ले वाला जो ट्रेंड है वो बहुत कम मिल रहा है। मैं ये जो ग्राउंड के ऊपर बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं अब्दुल्ला गुल साहब, आपको नहीं लगता वो पीटीआई वालों ने तो डिसएग्री नहीं किया ना, उन्होंने एग्री किया, उन्होंने कहा आगे बढ़ो, इलेक्शन की तरफ चलो आजाद हैसियत में। हाँ, अब तीसरी चीज जो बड़ी अहमियत की हामिल है वो है कि जी क्या पीटीआई को क्या नुकसान होगा या फायदा होगा? पहली बात यह है कि अगर एमएनए का जो इलेक्शन लड़ रहा है कोई भी उनका XYZ, तो वो लेट से कि उसका इंतखाबी निशान जो है वो एक फूल है, और उसके बाद जो उसके नीचे दो एमपीए लड़ रहे हैं, एक का कोई कलम होगा और दूसरे का दवात होगा। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर लोगों को आप इतनी जल्दी, इतने कम वक्त के अंदर कैसे एजुकेट करेंगे? और फिर ये एक हल्का है सिर्फ, इस तरह से दर्जनों हल्के बल्कि सैकड़ों हल्कों में यही मसाइल आएंगे कि हर किसी का जो इलेक्शन सिंबल है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होगा। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और फिर इससे भी बड़ा अलमिया ये है कि वो लोग जो इलेक्शन में ज्यादातर उतरे हैं, उन लोगों का पीटीआई से माजी में कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा, वो नए हैं। अवाम में जो है उनकी मकबूलियत उस तरह से नहीं है जिस तरीके से पीटीआई की एक मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर जो लीडरशिप थी वो है। लेकिन दूसरी तरफ जो है मुस्लिम लीग का, जो अगर आप देखें जिस तरीके से दानियाल अजीज साहब का एक वाकया देख लें, हामिद हमीद का अगर आप जो है वो वहां देख लें सरगोदा के अंदर, दीगर ऐसे जो उनके बड़े जिसको कहते हैं डाई हार्ड किस्म के मुस्लिम लीगी थे, आज वो क्यों शोर मचाते फिर रहे हैं? इसकी वजह यह है कि वही जो बात मैंने अभी शुरू में कही कि कॉम्प्रोमाइज जब करेंगे तो उससे पार्टी के लोग जो हैं वो आपसे बदजन हो जाएंगे, उसका जो साथ मुंसलिक वोटर है वो बदजन हो जाएगा। मैं दानियाल अजीज के हल्के को जाती तौर पे जानता हूं क्योंकि मेरी वहां जो है वो अक्सर आना जाना रहता है। मुझे मालूम है कि दानियाल अजीज जो है वो मेरे ख्याल है कोई ऐसी जगह जो है वो पहुंचते नहीं है, और वो लोग उन तक जो है हर वक्त राब्ते में रहते हैं। उनका एक अवाम के साथ बड़ा देरीना वो तो ऐसा इकबाल साहब आज कह रहे हैं कि दानियाल अजीज साहब तो पीटीआई के टिकट के चक्कर में थे। नहीं, ये मेरे ख्याल में ये तो अब इल्जाम तराशी हैं। अगर वो चक्कर में होते तो क्या पीटीआई टिकट ना देती? मेरे ख्याल है कि वो हल्के के अंदर वहां तो वैसे भी मेरा ख्याल है कि यानी आपको लगता है कि पॉलिटिकल कल्चर मुख्तलिफ पार्टियों का मुख्तलिफ है और पीटीआई का जरा बाकी पॉलिटिकल पार्टियों से मुख्तलिफ था। मैं डॉक्टर हुसैन पराचा साहब की तरफ जाता हूं। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, ये पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे वादे क्यों करती हैं जो वफा नहीं हो पाते? बिल्कुल बड़ा ही आपका यानी मुनासिब तरीन सवाल है इंतखाब के हवाले से। देखिए कि यहां पर रिवाज मंशूर पेश करने का नहीं है, यहां पर जो है वो यानी एक जज्बाती नारे लगाने का रिवाज है। और फिर उसके बाद जिस तरह से पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 50 साल से निस्फ सदी से वो इस बुनियाद पर अपनी इंतखाबी कैंपेन चला रही है, रोटी कपड़ा और मकान जो है ये हर मांगता है हर इंसान, और उसके बाद 50 बरस में रोटी कपड़ा और मकान ना जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जमात दे सकी, ना मरहुमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जमात दे सकी, ना जरदारी साहब इस वादे को पूरा कर सके। और अब बिलावल भुट्टो साहब भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी कैंपेन चला रहे हैं, मगर वो भी नारेबाजी से आगे नहीं बढ़ सके। इसी तरह से पीटीआई का भी हाल है, और यही मुस्लिम लीग नवाज, उनके भी वादे हैं। अब जो है वो उनके मंशूर में कुछ लिखा हुआ है, अमली तौर पर वो कुछ होता नहीं। सिर्फ इस मुल्क में
यकीन कीजिए कि जो मीडिया ने भी आज से को 3 हफ्ते पहले ये कहा था कि जमात इस्लामी वाहिद जमात है कि जिनके अपनी जमात के अंदर भी बाकायदगी के साथ हर सतह पर, यानी तहसील की सतह पर, जिले की सतह पर, मरकज की सतह पर उनके इंतखाबात होते हैं। उनका मंशूर है, जो मंशूर में वो वादे करते हैं, जो है सिराजुल हक साहब 2 बार वजीर आला रहे वहां के जो है केपीके के, और दोनों बार उनके अपनों ने ही नहीं, गैरों ने, हिज़्ब इख्तिलाफ ने, सब ने जो है वो इस बात पर मोहरे तस्दीक सब्त की कि उन्होंने जो वादे अवाम से किए थे वो पूरे किए। ठीक है, लेकिन जमात इस्लामी मुल्क की सतह पर अपने आप को मोबिलाइज करने में उस तरह कामयाब नहीं हुई। इस पर बात करेंगे, रिजवान रईस साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगा कि ऐसे वादे क्यों किए जाते हैं और फिर क्यों, या क्या टेक्निकल वजूहात हैं कि जो वादे किए जाते हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते। लेकिन अभी एक वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। रिजवान रईस साहब फरमाइएगा, आपको क्या लगता है सियासी जमातें जो मंशूर और वादे करती हैं वो पूरा कर नहीं पाती, इसकी कोई टेक्निकल वजूहात हैं, वो खुद नहीं करना चाहती या कोई रुकावट आती है? देखिए, एक तो मसला ये है कि वही जो किसी भी गरीब घर का मसला होता है कि ख्वाहिशात बहुत ज़्यादा होती हैं, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं और इनकम बहुत कम होती है, और फिर हम उसकी रीज़न में चले जाएंगे तो बहुत बात आगे चली जाएगी। लेकिन एक दूसरा मसला भी है, ये जो मंशूर होता है इसकी ओनरशिप नहीं लेते अवाम। अगर ये अवाम ओनरशिप ले लें, जैसा कि दूसरे तरक्की याफ्ता जमहूरी मुल्कों के अंदर ये मौजूद है कि वहां पे थिंक टैंक्स बने होते हैं, जी हर शोबे के थिंक टैंक्स होते हैं। पाकिस्तान के अंदर 176 से ज्यादा पार्टियां इन इलेक्शन के लिए उनको मिले हैं जी, ये वाले। लेकिन कितने थिंक टैंक हैं जी पाकिस्तान के अंदर? एक घूम फिर के पिलडाट निकलता है आपका, जो कि पार्लिमानी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर रहा होता है और वो ओवरऑल उसका एक वेन्यू है। और दूसरा, इलेक्शन को मॉनिटर करने के लिए फाफन है आपके पास, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क, और वो भी एक इंटरनेशनल एनजीओ की एक्सटेंशन है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान में इस तरह के अदारे कितने एग्जिस्ट करते हैं जो कि किसी एक शोबे के ऊपर पब्लिक की नुमाइंदगी करते हुए उसको कर रहे हों। मेरी ख्वाहिश है कि अब्दुल्ला साहब जो है ये माशाल्लाह एक बड़े बाप के बेटे हैं और अल्लाह ताला ने इनको जो है वो काफी कुशादगी भी अता कर रखी है वसाइल के हवाले से। ये इस तरह का कोई फोरम बनाए या इस तरह का कोई रिसर्च सेल बनाए या इस तरह की कोई मॉनिटरिंग बॉडी बनाए जो हर साल जो है एक रिपोर्ट जारी करे कि जनाब इस पार्टी की हुकूमत आई है, ये इसने मंशूर कहा था, इसने अपने मंशूर के कितने % के ऊपर अमल किया है। हर साल क्यों, हर 6 माह के बाद एक रिपोर्ट आए। जब इस तरह के अदारे खड़े होंगे और वो मॉनिटरिंग कर रहे होंगे और उनके मंशूर की ओनरशिप ले रहे होंगे, तो फिर हम देखेंगे कि उन पार्टियों को परफॉर्म भी करना पड़ेगा। बेसिकली ये वो लेवल है जहां पे हम लैग करते हैं। ये रिजर्व सर्वेस तो वैसे अभी भी होते हैं जो उनको भी तो कबूल नहीं करता कोई सर्वेस। वो फिर वही बात है कि वो सर्वेस जो करते हैं वो स्टेक होल्डर है ना, वो उनका रोटी मतलब कि रोटी बोटी है उनकी, वो उससे अपना पैसा कमाते हैं। जो सर्वेस वो इंफॉर्मेशन जो देते हैं वो बेच रहे होते हैं ना बाकायदा। मेरी ये ख्वाहिश है कि वो जिसे कहना चाहिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका उनके अंदर स्टेक ना हो, जिनको फंडिंग के लिए किसी का मोहताज ना होना पड़े। मैंने उस साइड पे इशारा किया। ठीक है, अब्दुल्ला साहब, रईस साहब की ख्वाहिश है, आप क्या सोचते हैं इस पर? उनकी ख्वाहिश के ऊपर अमल हो चुका हुआ है काफी साल पहले। 2014 से बल्कि 13 से मेरा थिंक टैंक एक है, मिसाक रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से, वो बाकायदा काम कर रहा है। लेकिन हर चीज को मैं इलेक्शन के जुमरे पे नहीं लाता। वो नेशनल सिक्योरिटी के मैटर्स हैं, रीजनल इश्यूज हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो दहशतगर्दी के मसाइल हैं। जो सबसे पहले एक दाइश के ऊपर रिपोर्ट थी, इवन टर्किश प्राइम मिनिस्टर को मैंने जाके शेयर की थी 2015 के अंदर, दाऊदोगलो साहब उस टाइम पे मौजूद थे, तो मैं उसके हवाले से काम करता हूँ। इससे पहले मैं अल जजीरा कतर के अंदर जो है वो थिंक टैंक के जो है सरबराह के तौर पर काम करता रहा हूँ, इसलिए वो हम काम कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, उसके अंदर हमें और चीजें भी ऐड करनी चाहिए। लेकिन
रज़ी साहब को ये बता दूं कि हमारे पास वो वसाइल उस तरह के नहीं हैं, लेकिन जो भी है इस पाकिस्तान ने हमें दिया है, इंशाअल्लाह ताला हमारी कोशिश यही होती है कि हम इसके ऊपर लगाएं, कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी इलेक्शन के हवाले से और रिफॉर्म्स के हवाले से हम जो है वो काम करें। और मेरे ख्याल है पाकिस्तान में कुछ और भी गैलप वगैरह जो हैं वो काम कर रहे हैं इस सिलसिले में, कुछ और इदारे जो हैं वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन मजीद उनको बेहतर होने की जरूरत है। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात यह है कि तमाम थिंक टैंक्स बेशक जो मर्जी करते रहें, जब तक कि उनको हुकूमत की सरपरस्ती या हुकूमत उनके मशावरत के ऊपर अमल ना करे, तो फिर मेरे ख्याल में ये नकार खाने में तूती की आवाज से ज्यादा कुछ नहीं हुआ करता। ये है अलमिया। लेकिन अवाम की जो राय है वो बनाने में तो कारामद साबित होंगे ना। जी, अवाम की राय तो मेरे ख्याल में रोजाना, जैसे आप माशाल्लाह ज़ौक़ साहब, आपका ज़ौक़ भी बड़ा अच्छा है, आप अच्छे सवालात पूछते हैं, तो वो अवाम की राय ही बन रही है ना। अभी ये जो हम 3 बैठे में हैं, 4 बैठे में हैं, माशाल्लाह सारे जो है अपनी अपनी फील्ड के अंदर जाने पहचाने जाते हैं, तो इन लोगों का एक ये असर तो रख रहा है ना, हम सवालात उठा रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में एक राय जो है पाकिस्तान की वो एक और बन रही है, और वो बड़ी भयानक है कि लोग इस सिस्टम से बदजन हो रहे हैं। लोग जो है वो इस सिस्टम के ऊपर अदम एतमाद करते जा रहे हैं। 13 करोड़ 85 लाख वोटर के अंदर पिछले 2018 के इलेक्शन में गालिबन 4 करोड़ लोगों ने वोट दिया था। ये बड़ी भयानक खतरनाक सूरत हाल है। इसका मतलब यह है कि लोग अगर इससे भी कम वोट दें तो इलेक्शन तो 37% से अगर नीचे गिरा तो वो इलेक्शन तस्लीम ही नहीं होगा, उसकी अफादियत ही कुछ नहीं रह जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है जिसके ऊपर मेरे ख्याल में सोचना वक्त का जो है मेरे ख्याल में बड़ा सही इस्तेमाल होगा कि अगर तमाम लोग जो है इसके ऊपर गौर करें कि ये सिस्टम से लोग बदजन क्यों हो रहे हैं। उसके अंदर अवाम के साथ झूठे वादे हैं, उसके अंदर जाती मफादात हैं, उसके अंदर अपनी हालत ज़ार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है जो सियासतदानों की है, लेकिन जो अवाम है वो 9.5 करोड़ लोग सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं अकॉर्डिंग टू द न्यू रिपोर्ट। मसला यहाँ यह है कि जहाँ अदलिया का जो इंसाफ के ऊपर नंबर है वो भी तकरीबन 140वें पे आ चुका। तो ये वो तमाम बातें हैं जिनको हम देखते हैं कि यानी कलेक्टिवली आपको लगता है कि बहुत सी चीज़ों को हल करने से ही मसाइल का हल होगा। ज़रा आप आगे बढ़ते हैं, वक्त थोड़ा कम है। रिजवान रईस साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये एक और करारदाद जो है वो सेनेट में पेश हो गई है। अब इसका असर तो बज़ाहिर तौर पर लग रहा है कोई नहीं होगा, लेकिन क्यों बार बार पेश की जा रही है? बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ पे, सिक्योरिटी के मसाइल हैं ये कहा जा रहा है, तो क्या वजह है? देखिए 1997 के अंदर इलेक्शन जो हुए थे वो 6 जनवरी को हुए थे या 7 जनवरी को। तो अब तो फरवरी में होने जा रहे हैं, तो कोई इतनी ज्यादा उस वक्त भी तो किसी ने इलेक्शन कैंपेन की होगी। एक तो ये बात जो है वो मद्देनजर रहनी चाहिए कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है। दूसरा ये है कि कुछ लोगों के सियासी मफादात हैं, उन्हें आइंदा इलेक्शन के अंदर अपना हिस्सा चाहिए और वो आइंदा वो चाहते हैं कि कोई उनसे पूछे कि भाई आपको क्या मसला है, और फिर वो अपना मसला उनके सामने पेश करें। अब इस वक्त पूरे सिस्टम के अंदर कोई उनसे नहीं पूछ रहा कि भाई आपको क्या मसला है, तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस तरह की हरकतें करते रहते हैं। चेयरमैन सेनेट जो है वो इस वक्त सजरानी साहब हैं, उनकी टर्म खत्म हो रही है और वो सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं बलूचिस्तान में से, जिनके बारे में भी वो श्योर नहीं है, क्योंकि अगर वो श्योर होते तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते और कैंपेन कर रहे होते वहां पे, वो नहीं कर रहे। एक बात। दूसरी बात ये है कि जिन साहब ने ये करारदाद पेश की है ये आजाद में सेनेटर हुए हैं, लेकिन अगर आपको याद हो तो जब पीटीआई की हुकूमत थी तो उसकी हुकूमत के दौरान उसके कुछ एमपीएस ने अपने टिकट बेचे थे। उन टिकट से बेचने की और पैसे वसूल करने की वीडियोस भी पब्लिक हो गई थी। फिर उसके ऊपर एक कमीशन बनाया था बानी चेयरमैन पीटीआई ने, उस कमीशन ने रिपोर्ट दी थी और फिर कुछ लोगों का उनकी पार्टी से इखराज भी हुआ था, उनकी बेसिक मेंबरशिप कैंसिल भी की गई थी। ये उस तरह के वोटों से मुंतखब किए हुए ये अनासर हैं जिनकी पॉलिटिकल ग्राउंड या पॉलिटिकल जड़ें मौजूद नहीं है, तो वो अगले पॉलिटिकल सेटअप के अंदर अपना कोई रोल चाह रहे हैं। उस रोल के हवाले से वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए इस तरह की करारदादें
पेश करने या जमा कराते हैं ताकि उनका नोटिस लिया जाए। और ये उनका नोटिस ले लिया है ना। आप आज ज़ौक साहब जैसा टॉप रैंकिंग एंकर जो है उनको डिस्कस रजी साहब मेरा सवाल पूछना ज्यादा अहम नहीं बल्कि आपका उस पर तजिया जानना ज्यादा अहम था, इसलिए मैंने कहा आपकी राय जान ले। आखिरी मिनट है अब्दुल्ला साहब, ये फरमाइएगा, ये सेंटर ऑफ अटेंशन के लिए हो रहा है सिर्फ, ये जैसा रजी साहब कह रहे हैं, और कोई मसला नहीं है? देखिए, बात यह है कि पहली करारदाद आना चले एक तरफ, उसके ऊपर आप जो भी एतराज कर सकते हैं, लेकिन दूसरी करारदाद में एक बाकायदा जो है 3 माह की एक्सटेंशन की बात की गई है। और फिर देखना यह है कि ये जो बाकी पार्टियां वहां बैठी हैं उन्होंने एक मुखालफत में करारदाद क्यों नहीं लाई, ये है असल बात। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है उनकी रजामंदी, खामोशी, नीम रजामंदी के तौर पर सामने नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल इलेक्शन जो है इससे नामसाइब हालात में भी यकीनन हुए हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन जो है वो हो जाएंगे अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी यही मेरे ख्याल में डायरेक्शंस हैं, और इस टाइम पे अवाम भी जो है बिल्कुल ऐसी है, सुप्रीम कोर्ट की भी यही डायरेक्शंस हैं, अवाम भी यही चाहती है, और जमहूरी माशरों के अंदर यही मुल्क के लिए बेहतर होता है और तरक्की का ज़ामिन होता है कि इंतखाबात हों, एक जमहूरी हुकूमत आए और वो लोगों को डील करे। बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद थे, रिजवान रईसा मरसद मौजूद थे, और डॉक्टर हुसैन पराचा साहब मौजूद थे। तीनों मेहमानों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।